हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यस टीचर। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर सीडीपी की सीरीज़ कर रहे थे जिसके 2 टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम इसका थर्ड टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने वाले हैं। तो बात करते हैं हम ग्रोथ की कि ग्रोथ क्या होती है, वृद्धि क्या होती है। तो बच्चे का जो शारीरिक बदलाव आता है, यानी बच्चे का हाइट वेट में जो चेंजेस आते हैं, धीरे धीरे उनकी वेट बढ़ता है, फिर धीरे धीरे उनकी जो हाइट बढ़ती है वो उनका ग्रोथ कहलाती है, उनकी वृद्धि कहलाती है। इसके अपोजिट अगर हम उनके डेवलपमेंट की बात करें यानी उनके विकास की बात करें, तो विकास यानी विकास में उन बच्चों का ग्रोथ प्लस में उनके इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स, उनके सोशल एस्पेक्ट्स, उनके इमोशनल एस्पेक्ट्स, यानी इंटेलेक्चुअली वो उनमें क्या बदलाव आ रहे हैं, उनका जो मानसिक विकास है वो कैसे हो रहा है, उनका सोशल एस्पेक्ट यानी सामाजिक क्षेत्र में उनका विकास कैसे हो रहा है, भावनात्मक क्षेत्र में उनका विकास कैसे हो रहा है, इसके साथ ही मॉरल, ठीक है, यानी नैतिक, वो किस तरह की नैतिकता सीख रहे हैं। ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट में यानी विकास में इंक्लूड होती हैं। अब यहाँ पे हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के डिफरेंस की बात करें, तो जो हमारा ग्रोथ होता है वो एक क्वांटिटेटिव में ग्रोथ होता है, वो एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस होता है, यानी ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं कि जैसे किसी बच्चे की हाइट है तो पहले उसकी हाइट कितनी थी, बाद में उसकी हाइट बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है। तो इस तरह से जो ग्रोथ है वो एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस हो जाता है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव प्लस में क्वांटिटेटिव दोनों ही तरह के वो प्रोसेस होता है। जो ग्रोथ होती है हमारी एक नॉट कंटिन्यूस, यानी जो ग्रोथ है हमारी वो लगातार नहीं होती। किसी भी बच्चे की जो ग्रोथ है, अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो उस बच्चे की जो हाइट है वो एक पर्टिकुलर एज के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रुक जाती है। लेकिन उसी के अपोजिट डेवलपमेंट होता है यानी विकास होता है, वो एक कंटिन्यूअस यानी एक क्रमिक प्रोसेस होता है, जो वॉर्म टू टॉम या फिर गर्भ से कब्र तक का प्रोसेस कहलाता है। यानी जब एक बच्चा यानी एक मदर बच्चे को गर्भ में अपनी गर्भ में कंसीव करती है, तब से लेकर और उस बच्चे के डेथ तक बच्चे का जो विकास है वो होता रहता है, वो चलता रहता है। इसलिए इसको वॉर्म टू टॉम प्रोसेस भी कहा जाता है और साथ के साथ इसे बर्थ टू डेथ प्रोसेस भी से कहा जाता है। यानी बच्चे के जन्म से लेकर बच्चे के डेथ तक जो बच्चे का विकास है वो चलता रहता है। अब इसके बाद हम बात करें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही ग्रोथ और डेवलपमेंट पर अफेक्ट डालते हैं, दोनों ही ग्रोथ और डेवलपमेंट पर असर डालते हैं। बच्चे की ग्रोथ में भी हेरिडिटी यानी उसकी अनुवांशिकता है और उसके चारों तरफ का वातावरण है, उन दोनों का ही महत्व होता है। और बच्चे का जो विकास होता है, बच्चे के विकास में भी अनुवांशिकता और वातावरण बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। इसके बाद जो ग्रोथ है वो एक नैरो यानी संकीर्ण और सीमित प्रोसेस है। उसके अपोजिट जो विकास होता है बच्चे का, वो एक विस्तृत और असीमित, यानी बच्चे का विकास कहीं से भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। जो ग्रोथ है वो एक कंक्रीट प्रोसेस है। ग्रोथ मतलब कंक्रीट प्रोसेस, यानी जो बच्चे की ग्रोथ को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हाँ, बच्चे की ग्रोथ हो रही है, बच्चे की हाइट बढ़ रही है, बच्चे का वेट बढ़ रहा है। लेकिन विकास है वो एक एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेस है, बच्चे हम विकास को महसूस नहीं कर सकते। बच्चे में कितना आईक्यू लेवल उसका डेवलप हुआ है, कुछ में कितनी उसमें मॉरलिटी आई है, कुछ कितना उसका सोशल डेवलपमेंट हुआ है, इन चीज़ों को हम मेजर नहीं कर सकते। इस तरह से जो डेवलपमेंट है वो एक अमूर्त प्रोसेस है। इसके बाद यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है मैच्योरेशन का। मैच्योरेशन यानी मैच्योरेशन यानी परिपक्वता। परिपक्वता मतलब एक इंडिविजुअल है या फिर कोई बच्चा है, वो बच्चा किसी टास्क को करने के लिए या फिर किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए जब वो शारीरिक और मानसिक तौर पर परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो वो मैच्योरेशन यानी परिपक्वता कहलाती है। अब परिपक्वता को कौन कौन से कारक अफेक्ट करते हैं, तो परिपक्वता को अनुवांशिकता और नेचर यानी अनुवांशिकता और वातावरण दोनों ही कारक इसको अफेक्ट करते हैं। यानी जब बच्चे का जैसे माँ बाप का मान लो आईक्यू लेवल है, माँ बाप का आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे का आईक्यू लेवल भी अच्छा होगा। तो जो बच्चे के जो आईक्यू लेवल है उसे अच्छे से वातावरण मिलेगा, उसे एक सपोर्ट मिलेगा नेचर का, इन्वायरमेंट का, तो वो अपनी एक पर्टिकुलर टाइम पर और सही टाइम पर, ठीक है, एक सही एज में सही टाइम पर अपनी मैच्योरेशन को हासिल कर लेता है, अपनी परिपक्वता को हासिल कर लेता है।
इसके बाद मैच्योरेशन की बात कर मैच्योरेशन में और क्या आता है कि जो मैच्योरेशन है वो एक ऑर्डरली सीक्वेंस होता है, यानी एक क्रमिक ऑर्डरली सीक्वेंस मतलब एक क्रमिक प्रोसेस होता है। क्रमिक यानी लगातार चलने वाला, क्रमिक यानी क्रम से चलने वाला, ठीक है, क्रम से चलने वाला प्रोसेस होता है। जैसे कोई बच्चा है, सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चे बैठना सीखते हैं। सबसे पहले बच्चे बैठना सीखते हैं, उसके बाद क्रॉल करना सीखते हैं, उसके बाद खड़े होना, सपोर्ट से खड़े होना सीखते हैं, फिर वो इंडिपेंडेंटली खड़े होना सीखते हैं, उसके बाद वो चलना सीखते हैं। तो इस तरह से बच्चे में जो मैच्योरेशन आता है, जो परिपक्वता आती है, वो ऑर्डरली यानी सीक्वेंस में आती है। ऐसा नहीं होता कि बच्चा पहले खड़े होना सीखेगा, उसके बाद बैठना सीखेगा। तो हर एक मैच्योरेशन का, हर एक मैच्योरिटी में बच्चे धीरे धीरे जो मैच्योरिटी गेन करते हैं, उसका एक ऑर्डर होता है, सीक्वेंस होता है, और सभी बच्चे उस ऑर्डर को, सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। बस थोड़ा सा ये हो जाता है कि कोई बच्चा उस मैच्योरिटी को जल्दी हासिल कर लेता है और कोई बच्चा थोड़ा से टाइम के बाद हासिल करता है। उसके बाद आता है फिजिकल एंड कॉग्निटिव। जो मैच्योरेशन होती है बच्चों में, फिजिकली भी आती है और कॉग्निटिव भी आती है। फिजिकली मतलब अगर आप कोई 5 साल का बच्चा है, अगर आप उससे 10 किलो वजन उठाने के लिए बोलोगे, तो उसके लिए ये बात इम्पॉसिबल होगी कि वो 10 किलो वजन उठा ले, 10 किलो वेट वो उठा के इधर से उधर रख दे। लेकिन वहीं पर अगर 15 साल का कोई बच्चा है, अगर 15 साल के बच्चे को आप बोलो कि भाई ये 10 किलो का वजन है, ये 10 किलो का कुछ सामान है, इसे उठा के ऊपर लेके जाना या फिर उसे उठा के इधर से उधर रखना, तो इस चीज को आसानी से कर देगा। क्यों? क्योंकि वो फिजिकली इतना मैच्योर हो चुका है, उसकी बॉडी इतनी डेवलप हो चुकी है कि वो इतने वेट को आसानी से उठा सके। इसी तरह से हम कॉग्निटिव मैच्योरेशन की बात करें, तो कॉग्निटिव मैच्योरेशन में भी, जैसे मान लो फर्स्ट क्लास का बच्चा है, अब फर्स्ट क्लास के बच्चे को आप क्या करोगे, फर्स्ट क्लास के बच्चे को आप उम, अगर स्क्वेयर वगैरह, ठीक है, स्क्वेयर कर वगैरह करने के लिए बोलोगे, स्क्वेयर रूट निकालने के लिए बोलोगे, तो उसके लिए ये इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि उसका जो कॉग्निटिव लेवल है, उसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, वो इतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो इस तरह की चीज़ों को इतनी जल्दी सीख सके या फिर समझ सके। उसी केस में अगर आप 10th क्लास का बच्चा है, कोई 10th क्लास के बच्चे को आप किसी भी नंबर का स्क्वेयर रूट निकालने को बोलो या फिर किसी भी नंबर को स्क्वेयर करने के लिए बोलो, तो इस चीज़ को वो आसानी से कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो मानसिक विकास है, उसका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, वो इतना हो चुका है कि वो उन चीज़ों को आराम से समझ सके, उन चीज़ों को आराम से कर सके। तो यहाँ पर ये उसकी मैच्योरेशन के कुछ एस्पेक्ट थे, कुछ की फीचर्स थे। इसके बाद एक छोटा-सा टर्म और आता है, वो है इवोल्यूशन। यानी इवोल्यूशन क्या होता है? तो इवोल्यूशन की बात करें तो इवोल्यूशन होता है, जैसे कोई भी स्पीसीज है, जब वो स्पीसीज अपने आप को सर्वाइव करने के लिए या फिर अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए अपनी अपने आप में जो परमानेंट चेंज लाती है, ठीक है, अपने जो फिजिकल स्ट्रक्चर में जो परमानेंट चेंज लाती है, वही परमानेंट चेंज आगे, उसकी जो आगे आने वाली पीढ़ी होती है, उसके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, उनमें पास हो जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे जेब्रा की, सॉरी, जिराफ की हम बात करें, तो जिराफ सबसे पहले क्या था कि जिराफ इतनी लंबी गर्दन वाले नहीं थे। जो जिराफ की जो गर्दन थी, वो भी जो बाकी के जो एनिमल्स होते हैं उनकी ही तरह थी। तो और वो क्या करते थे, वो जमीन पर पड़ी हुई घास वगैरह खाते थे, हरी पत्तियां खाते थे। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे जमीन की जो घास खत्म होती चली गई, तो उन्होंने पेड़ों से पत्तियाँ खाना स्टार्ट किया। तो पेड़ों से पत्तियाँ खाने के लिए उन्हें अपनी गर्दन ऊपर उठानी पड़ती थी, ऊपर करनी पड़ती थी, जिससे उनकी गर्दन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता गया और उनकी गर्दन छोटी गर्दन से लंबी गर्दन में चेंज हो गई। अब धीरे-धीरे जब उनकी नई ऑफस्प्रिंग आई, उनकी नई पीढ़ी आई, तो उनकी नई पीढ़ी में भी वही चेंजेस देखने को मिले। तो ये क्या कहलाता है? ये इवोल्यूशन का प्रोसेस ये कहलाता है। इसके बाद हम बात करें डोमेन ऑफ डेवलपमेंट की, ठीक है, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट की बात करें, यानी जो विकास होता है बच्चे के विकास का क्षेत्र, बच्चे के विकास के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, बच्चे का विकास कौन कौन से क्षेत्रों में होता है, कैसे कैसे होता है। सबसे पहले तो जो बच्चे के विकास की बात करें, तो बच्चे के विकास में सबसे पहले तो टर्म जो आती है वो होती है ग्रोथ।
ग्रोथ यानी जो बच्चे का बायोलॉजिकल या फिर हम बात करें शारीरिक, ठीक है। बायोलॉजिकल और जो शारीरिक विकास होता है वो कैसे कैसे होता है कि एक तो वो इनहेरिटेड होता है, यानी जितने हाइट वेट उसके माँ बाप का होगा, जो उसके जैसा ब्रेन उसके माँ बाप का डेवलप होगा, जैसे उसके माँ बाप के बालों का कलर होगा, जैसे उसके माँ बाप के आंखों का कलर होगा, ऐसे ही बच्चों का होगा। इसके बाद जो कॉग्निटिव प्रोसेस की बात करें, हम संज्ञानात्मक विकास की बात करें, हम कॉग्निटिव प्रोसेस यानी संज्ञानात्मक विकास। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की अगर हम बात करें तो संज्ञानात्मक विकास में बच्चों का जो इंटेलेक्चुअल, ठीक है, यानी जो उसका जो मानसिक विकास होता है वो आ जाता है, यानी वो किस तरह से किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, किसी ऑब्जेक्ट को देखकर वो अपने दिमाग में किस तरह की परसेप्शन बनाता है, किस तरह की अवधारणा बनाता है, वो किसी के लिए क्या सोचता है, किस तरह से फील करता है। तो ये उसके सारे किस में आ जाते हैं, ये सारी चीजें उसके संज्ञानात्मक विकास में आ जाती हैं। इसके बाद आता है सोशियो इमोशनल प्रोसेस, यानी सामाजिक और भावनात्मक विकास। यानी जो बच्चा है वो किसी के साथ अगर किसी के साथ उसमें कांटेक्ट में है, किसी के साथ घुल रहा है, मिल रहा है, उस किसी के साथ बैठ रहा है, वो किस किस के साथ किस तरह से रिलेशन बनाता है, वो किसके साथ किस तरह से बिहेवियर करता है, किसी के दुख तकलीफ को देखकर, यानी किसी के साथ बैठकर उसको क्या फील होता है। तो ये जो विकास, इस तरह का जो विकास होता है बच्चे का, वो उसके सोशियो इमोशनल प्रोसेस यानी सामाजिक भावनात्मक विकास क्रम में आ जाता है। उसके बाद मॉरल डेवलपमेंट, यानी बच्चे में किस तरह की नैतिकता आई है, कि चीज़ों को सही गलत में किस तरह से वो फर्क करता है, चीज़ों को कैसे समझता है, उसके दृष्टिकोण से उसकी नज़र में कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी चीज़ें गलत है, ये सारी चीज़ें उसके मॉरल डेवलपमेंट में इंक्लूड हो जाती है। इसके साथ ही बच्चे का जो भाषाई विकास है, धीरे धीरे बच्चे का भाषाई विकास भी होता रहता है। बच्चे जैसे इनिशियली बच्चे अगर हम बात करें 1 से 1.5 साल के बच्चे क्या होते हैं, एक एक दो दो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए। उन्हें कोई चीज़ चाहिए होती है तो उनको कहने के लिए एक या दो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बच्चे छोटे छोटे सेंटेंस का इस्तेमाल करने लगते हैं, फिर उन सेंटेंस को धीरे धीरे वो ग्रामेटिकली करेक्ट करना स्टार्ट होते कर देते हैं। फिर चाइल्डहुड में आकर जो बच्चों का जो भाषाई विकास है वो सबसे ज़्यादा होता है। बच्चे चाइल्डहुड में सबसे ज़्यादा वोकेबलरी सीखते हैं। तो इस तरह से बच्चों का धीरे धीरे लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी उनका भाषाई विकास भी होता रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं मोटर स्किल डेवलपमेंट, यानी मोटर स्किल डेवलपमेंट की हम बात करें तो मोटर स्किल डेवलपमेंट में जो बच्चे हैं, सबसे पहले बच्चे ग्रोस मोटर स्किल यानी तो मोटर स्किल में हम बात करें ग्रोस मोटर स्किल की हम बात करें, यानी स्थूल गतिक कौशल। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ग्रोस मतलब बच्चे सबसे पहले अपने बॉडी के ज्यादातर पार्ट को यूज करना सीखते हैं, ठीक है। या तो अपने बच्चे किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए या तो अपनी पूरी बॉडी का इस्तेमाल करेंगे या फिर अपनी बॉडी के एक बड़े हिस्से को इस्तेमाल करेंगे। जैसे बच्चों को जंपिंग करना है, वॉकिंग करना है, ठीक है, चलना है, तो ये सारी किस में आ जाती हैं, ये सारी उसकी ग्रोस मोटर स्किल में आ जाती हैं। किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ना है तो आपने देखा होगा कि किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए जो छोटे बच्चे होते हैं अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हैं, या फिर उन्हें कोई छोटी सी चीज भी पकड़नी होगी तो अपने पूरे पाम का, पूरे हथेली का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी हमारी किस में आ जाती हैं, ये ग्रोस मोटर स्किल में आ जाती हैं। इसके बाद आता है हमारा फाइन मोटर स्किल यानी सूक्ष्म गति के कौशल। सूक्ष्म गति कौशल में जो बच्चे होते हैं अपने धीरे धीरे जैसे जैसे उनका विकास होता रहता है तो वो छोटी छोटी एक्टिविटीज को करना सीख जाएंगे। जैसे कोई पेन पेंसिल पकड़ना सीख जाते हैं। अगर उन्हें स्टार्टिंग में पेन पेंसिल आप पकड़ाते हो या फिर कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट पकड़ाते हो तो वो पूरे हाथ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका डेवलपमेंट होता रहता है तो बच्चे पेन पेंसिल को पकड़ने के लिए अपनी फिंगर का इस्तेमाल करते हैं। राइटिंग हुआ, ड्राइंग हुआ, ठीक है, किसी चीज को होल्ड करना, पकड़ के रखना, ये सारी चीजें किस में आ जाते हैं, ये फाइन मोटर स्किल में इंक्लूड होती हैं, फाइन मोटर स्किल में आती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं
प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल ग्रोथ। प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल ग्रोथ यानी शारीरिक वृद्धि। ठीक है, यहाँ से हम फिजिकल ग्रोथ मतलब शारीरिक वृद्धि के सिद्धांत। शारीरिक वृद्धि के सिद्धांत, कहीं कहीं पर आपको जो ये प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल ग्रोथ है, ये आपको जो डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनमें ही लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हम इन्हें वहाँ कर लें या फिर यहाँ पर कर लें, एक ही बात है। तो शारीरिक वृद्धि वृद्धि के सिद्धांत क्या है? शारीरिक वृद्धि के सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल ग्रोथ। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल ग्रोथ में जो सबसे पहला सिद्धांत आता है, सबसे पहला जो प्रिंसिपल आता है वो होता है सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल, जिसे सिरापदाभिमुख या फिर मस्तकाभिमुख सिद्धांत भी बोला जाता है। मस्तकाभिमुख, हिंदी में आपको ये सिरापदाभिमुख और मस्तकापदाभिमुख भी लिखा हुआ मिलेगा। जो सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल होता है उसमें जो बच्चों का जो विकास होता है वो टॉप टू डाउन होता है, यानी जो बच्चों का जो विकास होता है वो उनके सिर से पैर की तरफ चलता है। जो सेकंड प्रिंसिपल यानी दूसरे सिद्धांत की हम बात करें तो वो होता है प्रोक्सीमिडस्टल प्रिंसिपल, यानी समीप समीप दूराभिमुख सिद्धांत। इसको क्या बोलेंगे हम? समीप दूराभिमुख, समीप दूराभिमुख सिद्धांत, यानी उसके जो समीप दूराभिमुख सिद्धांत इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो बच्चे का विकास होता है वो उसके सेंटर पार्ट से आउटर रीजन की तरफ होता है, यानी जो बच्चे का जो सेंटर एरिया होता है, जैसे उसका जो पेट वगैरह होता है, स्टमक वगैरह होता है, सबसे पहले उनका विकास होता है, उसके बाद जो उसके हाथ पैर होते हैं उनका विकास होता है। इसके बाद इसमें जो थर्ड प्रिंसिपल आता है वो होता है ऑर्थोजेनेटिक प्रिंसिपल। इसका हिंदी में भी ऑर्थोजेनेटिक ही बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चे की जो लार्ज मसल्स हैं, है ना, वो पहले डेवलप होती हैं और उसके बाद उसकी जो स्मॉल मसल्स हैं वो बाद में डेवलप होती हैं। लार्ज मसल्स मतलब पहले उसका जो पूरा हाथ है वो डेवलप होगा, पूरे हाथ का विकास होगा, फिर धीरे धीरे वो क्या करेगा, अपनी हथेली को चलाना सीखेगा, अपने फिंगर्स को चलाना सीखेगा। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा था ना कि ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल, तो इसमें सेम वही होता है कि बच्चे इसमें अपनी बड़ी मसल्स को इस्तेमाल करना पहले सीखते हैं, यानी इस वजह से बच्चे की जो बड़ी मसल्स होती हैं, लार्ज मसल्स होती हैं, वो पहले डेवलप होती हैं और जो उसकी छोटी मसल्स होती हैं वो बाद में डेवलप होती हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट की यानी बाल विकास की स्टेजेस स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें जो हमारी सबसे पहली स्टेजेस आती है वो होती है हमारी प्री नेटल स्टेज। ठीक है, प्री नेटल स्टेज यानी प्रसव पूर्व अवस्था, यानी एक बच्चे के पैदा होने से पहले की जो अवस्था होती है, यानी बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो उसे प्रसव पूर्व अवस्था कहा जाता है, यानी उसे प्री नेटल स्टेज इसको बोला जाता है। अब स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में जो बच्चे का विकास होता है ना वो सबसे तीव्र विकास होता है, यानी सबसे ज्यादा तेजी से बच्चे का इसमें विकास होता है। अब इसकी 3 स्टेजेज हैं, जो जिनमें सबसे पहले है कोजीगोट सीड स्टेज, कोजीगोट सीड स्टेज, और इसे जर्मिनल, कोजीगोट के साथ साथ इसे जर्मिनल स्टेज भी इसको बोला जाता है। अब इस स्टेज का जो यानी इस अवस्था को जो टाइम पीरियड होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, वो होता है कंसेप्शन टू 2 वीक्स, यानी जब एक मदर अपने वोम्ब में, अपने गर्भ में बच्चे को कंसीव कर लेती है, यानी ओवा और स्पर्म जब आपस में फर्टिलाइज हो जाते हैं तो उससे लेकर 2 हफ्ते तक, जो उससे लेकर 2 हफ्ते तक की जो टाइम पीरियड होता है वो कोजिगेट यानी जर्मिनल स्टेज में इंक्लूड होता है। इसके बाद आती है हमारी एम्ब्रॉय स्टेज। एम्ब्रॉय स्टेज होती है वो 2 वीक से 2 मंथ, ठीक है, 2 वीक से 2 मंथ या फिर 2 मंथ यानी 8 वीक, 8 वीक यानी 8 सप्ताह, 8 वीक यानी 8 सप्ताह, यानी दो सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक की जो स्टेज होती है वो एम्ब्रॉय कहलाती है। इसके बाद जो इसमें थर्ड स्टेज आती है वो होती है फीटल स्टेज।
फीटल स्टेज होती है वो बच्चे की 9 वीक से स्टार्ट होती है और बच्चे के जन्म लेने तक के का जो टाइम पीरियड होता है वो उसकी फीटल स्टेज में आ जाता है। अब इस इनके जो हिंदी वर्जन की अगर हम बात करें तो इन तीनों को ही हिंदी में भ्रूण कहा जाता है। ठीक है, तो कोजिगोट यानी जर्मिनल, एम्ब्रॉय, फीटल, इन तीनों को ही क्या कहा जाता है? भ्रूण कहा जाता है, भ्रूण अवस्था कहा जाता है। तो हिंदी में तो ये तीनों ही भ्रूण अवस्था कहलाती हैं, इंग्लिश में इनके नाम अलग अलग दे रखे हैं। इसके बाद जो स्टेज आती है हमारी वो होती है इन्फेंसी। कौन सी स्टेज आती है हमारी? इन्फेंसी स्टेज आती है, जो कहाँ से कहाँ तक होती है, या तो आप इसको 0 से 2 ईयर तक मान लो, 0 से 2 ईयर तक मान लो, या फिर आप इसे जन्म से 2 ईयर तक मान लो। जन्म से 2 साल तक की जो स्टेज होती है बच्चे की वो इन्फेंसी स्टेज होती है। अब क्या इसमें क्या होता है कि प्रीनेटल स्टेज के बाद जो जितनी भी स्टेजेस होते हैं बच्चे की, उनमें से सबसे ज्यादा विकास जो होता है बच्चे का वो इसी स्टेज में होता है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चे के जन्म के बाद सबसे ज्यादा विकास कौन सी स्टेज में होता है बच्चे का, तो उस बच्चे के जन्म के बाद बच्चे का जो सबसे ज्यादा विकास होता है वो इन्फेंसी यानी शैशवावस्था में होता है। अब हम बात करते हैं कि वैलेंटाइन। तो वैलेंटाइन ने जो इन्फेंसी है यानी शैशवावस्था है उसे आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग, ठीक है, यानी सीखने का आदर्श काल इसको कहा जाता है। ये बात किसने कही है? ये बात कही है इसने वैलेंटाइन ने, ठीक है। तो सीखने का आदर्श काल किसको कहा जाता है? सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को कहा जाता है। सीखने का आदर्श काल किसको कहा जाता है? शैशवावस्था को ही सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। और यह बात किसने कही है? यह बात वैलेंटाइन ने कही है और यह एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद हाईएस्ट रेट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, ये मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। और इसी स्टेज यानी इन्फेंसी स्टेज में ही बच्चे का जो भाषाई विकास है वो शुरू हो जाता है। इसके साथ ही एक बच्चे का जितना भी ब्रेन डेवलपमेंट होना होता है उसकी पूरी लाइफ में उसका 75, ठीक है, 75% ब्रेन डेवलपमेंट उसका शैशवावस्था में, यानी उसके जो शैशवावस्था का जो लास्ट का जो सेकेंड ईयर होता है 75% ब्रेन डेवलपमेंट उसका हो जाता है। इसके बाद हम बात करें सेल्फ सेंटर्ड। जो शैशवावस्था होती है यानी इन्फेंसी पीरियड होता है बच्चे का, इसमें बच्चे सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, यानी बच्चे ज़्यादा किसी के साथ घुलते मिलते नहीं है, सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स को छोड़कर। इसके साथ ही बच्चों में लेक ऑफ सोशल इंटरेक्शन होता है, यानी बच्चे जैसे सेल्फ सेंटर्ड होंगे तो बच्चे किसी सोसाइटी के जो अदर मेंबर होते हैं, सोसाइटी के लोग होते हैं, उसके आस पड़ोस के लोग होते हैं, उनके साथ बच्चों का कम कम्युनिकेशन होता है, कम उनका जो कांटेक्ट होता है, तो बच्चों में लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन देखने को मिलता है। रॉट लर्निंग बच्चों में इसमें क्या होती है? रॉट लर्निंग की इसमें बच्चों में भावना होती है, ठीक है, यानी रॉट लर्निंग की कैपेसिटी होती है, रटने की कैपेसिटी होती है। बच्चे इस एज में क्या करेंगे? वो उनको ये सामने आप कुछ भी करो वो उसको इमिटेट करते हैं, अनुकरण करते हैं अपने से बड़ों का, या फिर उनके सामने कोई भी किसी भी तरह की एक्टिविटी कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, वो उस चीज को क्या करेंगे? रिपीट करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें बच्चों में रॉट लर्निंग पाई जाती है। लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है, बच्चों में इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो एबिलिटी होती है उसकी कमी होती है, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चों में नहीं होता। यानी इसमें क्या होता है कि अगर बच्चों के सामने कोई चीज प्रेजेंट है तो उसका मतलब वो चीज एग्जिस्ट कर रही है। अगर उस चीज को वो आप हटा दो या फिर छुपा दो तो उसका मतलब वो एग्जिस्ट कर ही नहीं रही, वो चीज अब है ही नहीं, उनके अकॉर्डिंग वो चीज फिर है ही नहीं। तो इस तरह से बच्चों में ऑब्जेक्ट परमानेंस में कमी देखी गई है। लेकिन एट द एंड ऑफ 2 ईयर, ठीक है, यानी एट द एंड ऑफ 2 ईयर यानी सेकेंड ईयर, 2 यानी सेकेंड ईयर, तो यानी जो बच्चों का जो दूसरा साल होता है, बच्चों का जो इन्फेंसी का जो लास्ट साल होता है, बिल्कुल सेकेंड ईयर, उसके सेकेंड ईयर का जो एंड होता है उसमें बच्चों में जो ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है वो खत्म हो जाता है। तो
तो कौन से एज में बच्चों में ऑब्जेक्ट परमानेंस खत्म हो जाता है? जो एंड होता है, यानी उनकी इन्फेंसी स्टेज का एंड होता है, यानी सेकंड ईयर का एंड होता है, उसमें बच्चों में जो ऑब्जेक्ट परमानेंस ये होता है वो, यानी लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, वो समाप्त हो जाता है। यानी वस्तु स्थायित्व का जो बच्चों में गुण होता है, यानी बच्चों स्थायित्व की जो कमी होती है बच्चों में, वो खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर बच्चे ये समझने लगते हैं, इस चीज़ को पहचानने लगते हैं कि जो चीज़ उनके सामने नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ है ही नहीं, वो चीज़ है, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज की, जो है चाइल्डहुड। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो कौन सी आती है? वो चाइल्डहुड आती है, जो 2 से 12 साल तक की स्टेज होती है। यहाँ पर हमने चाइल्डहुड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो है हमारा अर्ली चाइल्डहुड और दूसरा है हमारा लेटर चाइल्डहुड। यहाँ पर हम लेटर चाइल्डहुड को मिडिल चाइल्डहुड भी बोला जाता है। तो अर्ली चाइल्डहुड में कौन कौन सी एबिलिटी होती है बच्चे में, कौन कौन सी क्वालिटी होती हैं? तो एक तो सबसे पहले जो अर्ली चाइल्ड होता है, इसमें बच्चे में जो ग्रोथ होती है बच्चे की, ठीक है, ग्रोथ यहाँ पे ध्यान रखना है, सिर्फ इसमें जो ग्रोथ होती है बच्चों की वो स्लो डाउन हो जाती है। विकास हमेशा चलता रहता है, चाहे बच्चे किसी भी स्टेज में हो, किसी भी उम्र में हो, कहीं भी हो, विकास हमेशा चलता रहता है। लेकिन जो यहाँ पर जो बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, वो कम हो जाती है। इसके साथ ही बच्चों में गुड बैड यानी अच्छे बुरे का बच्चों में ज्ञान आने लगता है, बच्चे अच्छे और बुरे की समझ रखने लगते हैं। इसीलिए इसलिए आपने देखा होगा कि अब क्या होता है कि बच्चों को घर पर ही या फिर स्कूलों में भी बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में सिखाया जाने लगा है। यहाँ पर बच्चे में सेंस ऑफ मॉरलिटी यानी मॉरलिटी की भावना बच्चे में डेवलप हो जाती है। मतलब अगर उन्हें बताया जाए कि अगर उन्हें बताया जाए कि हाँ, यह है चोरी करना गलत बात है, किसी के साथ बदतमीजी करना गलत बात है, किसी को मारना गलत बात है, किसी की चीज़ें छुपा लेना गलत बात है, तो इस तरह से बच्चे इस चीज़ को सीखने लगते हैं। तो बच्चों में सेंस ऑफ मॉरलिटी यानी नैतिकता की भावना इनमें पैदा होने लगती है। लेकिन इस चीज़ में बच्चों में किस टाइप की मॉरलिटी होती है? इसमें बच्चों में हेटेरोनॉमस मॉरलिटी होती है। कैसी मोरलिटी पाई जाती है बच्चों में? हेटेरोनॉमस मोरलिटी इस एज में बच्चों में पाई जाती है। इसके बाद इसमें जो बच्चों की जो ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल है वो इम्प्रूव होने लगती हैं। इस एज में बच्चे ईगोसेंट्रिक होते हैं, यानी अहम केंद्रित होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें जो कुछ भी हो सिर्फ उनके लिए हो, जो कुछ भी आए सिर्फ उनके लिए आए, सभी की अटेंशन उन्हीं को ही मिले। तो इस केस में बच्चे क्या होते हैं? अहम केंद्रित होते हैं। और जो ये ईगोसेंट्रिक वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया है? ईगोसेंट्रिक वाला कॉन्सेप्ट जीन पियाजे ने दिया है। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो बच्चों की 3 से 7 साल तक की जो बच्चों की एज होती है, इस एज में बच्चे 3 से 7 इस एज के बच्चे क्या होते हैं? ईगोसेंट्रिक होते हैं, यानी अहम केंद्रित भावना वाले बच्चे होते हैं। अब क्वालिटी ऑफ एनिमिज्म, इस एज में बच्चों में एनिमिज्म की भावना भी पाई जाती है। एनिमिज्म मतलब जीववाद, इसमें बच्चों में जीववाद की क्वालिटी भी पाई जाती है। जीववाद मतलब जो बच्चों के टॉयज वगैरह होते हैं या फिर कुछ निर्जीव चीजें होती हैं, तो बच्चे सोचते हैं कि इनमें भी जान है। जैसे कि टॉय के साथ खेलेंगे तो टॉय खाना नहीं खा रहा है, मेरी गुड़िया खाना नहीं खा रही है, मेरी गाड़ी चल नहीं रही है तो मेरी गाड़ी को खाना खिलाओ, ये मेरी गुड़िया गिर गई है, मेरी गाड़ी गिर गई है तो मेरी गुड़िया को चोट लगी है तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। तो इस तरह से बच्चों में एनिमिज्म की भावना पाई जाती है। अब इसमें इसको क्वेश्चन स्टेज भी बोला गया है, जिसे हम इंट्यूटिव थॉट्स, ठीक है, इंट्यूटिव थॉट्स वाली स्टेज या फिर इसको क्वेश्चन स्टेज भी इसको बोला जाता है। क्योंकि इस स्टेज में बच्चे बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे क्या होते हैं, बच्चों का सोशल इंटरेक्शन बढ़ने लगता है, बच्चे चीजों को एक्सप्लोर करने लगते हैं, नई नई चीजों को देखते हैं, तो ये तरह तरह के सवाल करते हैं, ये कौन है, क्यों है, कैसे है, किस लिए है। तो इस तरह से बच्चों इस स्टेज को क्वेश्चन स्टेज वाली अवस्था भी इसको बोला गया है। इसके साथ ही जो अर्ली चाइल्डहुड होती है, वो उसे प्री गैंग एज भी बोला जाता है, प्री स्कूल एज भी बोला जाता है, क्योंकि बच्चे इसी एज में स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा ना कि 3 साल तक के बच्चे जो प्री प्राइमरी स्कूल है उनमें भेजा जाने लगता है प्री प्राइमरी स्कूल में इस एज के बच्चों को।
इसके साथ ही बच्चे इस स्टेज में टॉय के साथ खेलना पसंद करते हैं, तो इसको टॉय स्टेज बोला जाता है। चीज़ों को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, तो एक्सप्लोरेटरी स्टेज यानी अन्वेषणात्मक अवस्था भी इसको बोला जाता है। अन्वेषणात्मक अवस्था भी अर्ली चाइल्डहुड को बोला जाता है। और ये बात किसने कही है कि जो अर्ली चाइल्डहुड है वो एक्सप्लोरेटरी एज होती है, तो ये बात भी किसने कही है? ये जीन पियाजे ने कही है। जीन पियाजे ने अर्ली चाइल्डहुड को अन्वेषणात्मक अवस्था बोला है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो इस अवस्था में यानी अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषाई विकास स्टार्ट हो जाता है और बच्चे बहुत ही जल्दी जल्दी भाषा को सीखने लगते हैं। इसके बाद जो आती है वो है हमारी लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड जो 7 से 12 साल की होती है। इसमें बच्चों में जो लॉजिकल थिंकिंग है वो डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। रिवर्सिबल मेंटल एक्शन, तो इस एज में बच्चे पलटावी क्रियाएं करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे बच्चों को अगर हम बताएं कि 5+3 कितना होगा, 8 होगा, और उनसे पूछा जाए कि 8 - 3 कितना होगा, तो वो आसानी से बता देते हैं कि 8 - 3 5 होगा। गैंगेज, इसको गैंगेज बोला जाता है। और अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड को क्या बोला जाता है? अर्ली चाइल्डहुड को प्री गैंगेज बोला जाता है। स्कूल गोइंग एज, इसे स्कूल गोइंग एज भी कहा जाता है। और अगर हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो अर्ली चाइल्डहुड को प्री स्कूल गोइंग एज बोला जाता है। कंक्रीट ऑपरेशनल एज, इसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंक्रीट यानी मूर्त संक्रिया क्रियाएं करते हैं, यानी उनके सामने कोई फिजिकली कोई चीज प्रेजेंट होती है तो वो उसे आसानी से समझ जाते हैं, उसे आसानी से परफॉर्म करने लगते हैं। टेंडेंसी ऑफ कलेक्शन, इसमें बच्चों में संग्रह करने की यानी चीज़ों को इकट्ठा करने की एबिलिटी होती है। ये चीज़ों को इकट्ठा करने की इच्छा इनमें बच्चों में इसमें होती है। प्ले एज यानी खेल आयु भी इसी को बोला जाता है। एक्सट्रोवर्ट, इस एज में बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट यानी बहिर्मुखी होते हैं। बच्चों को लोगों के साथ घुलना मिलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। बच्चे इधर से उधर यानी घर से बाहर जाना बहुत पसंद करते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद करते हैं। इस तरह से इसमें जो बच्चे होते हैं वो बहिर्मुखी होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। इसके साथ ही जो लेटर चाइल्डहुड है, लेटर चाइल्डहुड को लेटेंसी स्टेज यानी लेटेंसी स्टेज, तो सिगमंड फ्रॉइड ने इसे लेटेंसी स्टेज यानी सुसुप्त अवस्था बोला है। तो सुसुप्त अवस्था इसे क्यों बोला है? तो सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग जो लेटर चाइल्डहुड होता है उसमें बच्चों में जो सेक्सुअल एक्टिविटीज होती हैं यानी यौन क्रियाएं हैं वो सुसुप्त हो जाती हैं, यानी वो दब जाती हैं, वो बिल्कुल एकदम छुप जाती हैं, वो बच्चों में दिखाई नहीं देती। यानी जो बच्चे हैं, बच्चों में जो लड़कियां हैं वो लड़कियों के साथ खेलना पसंद करती हैं और जो लड़के हैं वो लड़कों के साथ खेलना पसंद करते हैं। इसके बाद इसे एलिमेंट्री स्टेज यानी प्रारंभिक अवस्था का भी नाम दिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्टिव मेंबर यानी जो बच्चे हैं अपने पीयर ग्रुप के एक्टिव मेंबर कौन सी अवस्था में होते हैं, तो बच्चे अपने पीयर ग्रुप के एक्टिव मेंबर अर्ली चाइल्डहुड यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे अपने पीयर ग्रुप के एक्टिव मेंबर यानी सक्रिय भागीदार होते हैं। इसके अलावा हमारा इसमें अडोलसन का स्टेज और बचती है, और इसके बाद इसमें जो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल हैं वो बचते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।